छोटे से चींटी से लेकर के एक शेर तक, और एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के एक एजेड पर्सन तक, ऑल द लिविंग थिंग्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट में, जितना कि नॉन लिविंग थिंग्स का है। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे आ जाते हैं लैंड है, एयर, वाटर, सन, सारी अजैविक चीजें हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में एनवायरनमेंट को बनाती हैं। एनवायरनमेंट से हमारा इकोसिस्टम बनता है, जिसका एक पूरा साइकिल होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम में हमारा सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं, और उनके बैलेंस से ही हमारा इकोसिस्टम चलता है। अगर इसमें बिल्कुल भी बैलेंस में अगर कोई भी चीज कम या ज्यादा होती है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें एक टाइम के बाद फेस करने पड़ सकते हैं। तो जितना कि एक ह्यूमन का इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट में, उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस होता है एक एक्वेटिक एनिमल का, एक लैंड में जो एनिमल रहते हैं, फ्रॉम एक छोटे से चींटी से लेकर के, छोटे से कीड़े से लेकर के इन्वायरमेंट में एक बड़े शेर तक का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। ये एक पूरी साइकिल होती है। अगर किसी की भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या किसी की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो ये हमारे इकोसिस्टम की साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, अगेन जो लिविंग थिंग्स है हमारी, वो सारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। इम्पोर्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि सिर्फ अगर ह्यूमन बीइंग्स की एग्जिस्टेंस होगी अर्थ में, तो क्या पॉसिबल होगा कि हम लाइफ को सस्टेन कर सकें बिना सनलाइट के, जो कि एक अबायोटिक फैक्टर है। बिना सनलाइट के एग्रीकल्चर और बहुत सारी एक्टिविटीज जी जो हैं, जनाब। जो नेसेसरी है ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बिना बायोटिक फैक्टर्स के आगे लाइफ को सस्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बायोटिक फैक्टर्स, हमारे जो प्लांट्स हैं, वो दूसरे अबायोटिक चीजों को लाइफ देते हैं, जैसे कि लैंड है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो अबायोटिक फैक्टर्स में आता है। लेकिन अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी, तो अबायोटिक फैक्टर्स को भी सरवाइव करना टफ हो जाएगा। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। हमें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। स्टिल हमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस का पता होने के बावजूद कि सनलाइट की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, अदर कंट्रीज जैसे कि बात करें, यूएसए की इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ की इकोनॉमी इतनी ज्यादा टॉप इकोनॉमी होती है पूरे वर्ल्ड में यूएस की। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट स्टिल वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज्यादा है, सारी चीजें, बट नेचुरल फैक्टर्स में अगर हम काउंट ऑन करें, तो इंडिया को सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री बोलते हैं पूरे इंडिया में। कि यहाँ का जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस है इतनी फेवरेबल है, हम गॉड गिफ्टेड हैं वेदर कंडीशन से। यूएस में हम देखें तो मेजर प्रोपोर्शन, मेजोरिटी ऑफ द सीजन्स का पूरा यूज ले सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की फार्मिंग कर सकते हैं, रबी एंड ऑल फॉलोड। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे चारों दिशाओं में इंडिया में अलग वेदर कंडीशंस मिलेंगी। पूरा वहाँ का क्लाइमेट अपने साल में डिफरेंट डिफरेंट रहता है, पूरा कल्चरल से लेकर के सारी चीजें डिफरेंट रहती हैं। तभी इंडिया को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली कंट्री है हमारी इंडिया। स्टिल इतना रिच होने के बावजूद हम क्यों 7th रैंक में है वर्ल्ड में अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में। और स्टिल इंडिया को बहुत एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो एक पिछड़ा हुआ देश बोलते हैं, बिकॉज हमें खुद ही हमारी रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस रियलाइज करनी होगी और उन्हें सस्टेन करना होगा और बिलीव करना होगा
कि जब हम गॉड गिफ्टेड हैं तो वी डोंट नीड सपोर्ट, कि हम ऑलरेडी हमारे पास नेचुरल फेवरेबल फैक्टर्स हैं, तो हम उनका यूटिलाइज करें और आगे बढ़े ग्लोबल लेवल पे, और रेदर देन हम किसी कंट्री को कॉपी करें कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, ये करना है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि हमारे लिए इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, और इन्वायरमेंट से ही हमारा पूरा बैलेंस चलता है, हम कंटिन्यूअसली इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे देखने पड़ रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर रिसोर्सेज का बिल्कुल ही गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की जगह रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक ग्लोबल लेवल पे हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रही हैं। बट स्टिल जब तक हम खुद एक इंडिविजुअल लेवल पर चेंज नहीं लाएंगे, हम पर्यावरण नैतिकता को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक एक मास लेवल पे चेंज लाना और कंप्लीटली इमेज को चेंज करना जो आज हो चुकी है पूरे ग्लोबल लेवल पे, वो इम्पॉसिबल होगा। एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया Recording in है, progress. ह्यूमन बेस्ड फैक्टर्स एंड नेचुरल फैक्टर्स। तो जो चीजें ह्यूमन के कंट्रोल में है, तो वो आती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि रोबोट्स और इन सब के डेवलपमेंट से वो टाइम दूर नहीं है जब आज से आफ्टर 2-3 डिकेड्स, इवन अभी चैट जीपीटी और ये सारे इनोवेशंस आने के बाद, वो टाइम दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो हमें अवेयर होना होगा कि हम किस तरीके से कोप अप कर सकते टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, और ये इंश्योर करें कि ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए और हम ह्यूमन पीछे छूट जाए। तो इसीलिए हमें बैलेंस करके रखना होगा दोनों चीजों को, ताकि हम आगे चल करके सस्टेन करें अपने आप को, ना कि टेक्नोलॉजी स्लेवरी में पड़ जाए कि हम टेक्नोलॉजी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट के नाम पे हम बड़े बड़े रोड्स, ब्रिजेस और सारी चीजों का डेवलपमेंट करते हैं, ये रियलाइज कभी नहीं करते हैं कि इसके चक्कर में हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना ज्यादा कट ऑफ हो रहा है। गांव गांव घर घर बिजली पहुंचाने की बात करते हैं हम, बट हमने कभी ये सोचा है कि इतने ज्यादा जो ये वायर्स का पूरे में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए जो इतने मेजर लेवल पे सारी चीजें जंगल से पहुंचती है, तो उसकी वजह से हमने कभी इस चीज पे सोचा ही नहीं कि जो हमारे लिविंग थिंग्स में बर्ड्स वगैरह आते हैं, तो उनको क्या अफेक्ट होता होगा। हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर तो कर रहे हैं, आज हमारे घर में आकर के कोई किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करेगा कि डेवलपमेंट करने के लिए हमें आपके यहाँ ये सेटअप करना है, तो हमें सम में डिस्टरबेंस तो क्रिएट होगी। उसी तरीके से अगर हम इस एनवायरनमेंट में, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग का दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है और दोनों का इक्वल स्टैंड है इंपॉर्टेंस के साथ साथ, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, अगर उनकी लाइफ में हम डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो सेम वे में उनको भी प्रॉब्लम होती है और बैलेंस जो है वो गड़बड़ होता है। तो इकोसिस्टम का डिस्टरबेंस इज वेरी बेसिक सी बात है कि हमारे इस इंटरफेरेंस से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बट डिस्टरबेंस भी इक्वल आ रहा है, बट हमें उसे कम करना होगा, वरना हमारे जो ऑलरेडी स्पीसीज हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं और कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी। तो ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल जैसे कि हम उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स जरूर ले सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम पे हमने देखी कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जाना कि ऑक्सीजन इतनी महंगी भी मिल सकती है, जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हजारों रुपए, लाखों रुपए पे करने के लिए रेडी थे। तो ये सब इन्वायरमेंट का पूरे हम जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो कुदरत का एक हमारे लिए एक रियलिटी चेक था कि अगर नेचुरल फैक्टर्स हमें डिस्टर्ब करेंगे,
तो वो हमें किस तरीके से तबाह कर सकते हैं, जिस तरीके, और रिटर्न में हमें क्या करना चाहिए। तो अभी भी टाइम है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें अपनी इकोलॉजी को बैलेंस करना चाहिए। नाउ जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ह्यूमन लाइफ में आ जाता है, तो ये सारे चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हम। बट स्टिल आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हम आगे कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इंजीनियर्स बताते हैं कि जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, हमें वहाँ पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, क्या मटेरियल यूज होना चाहिए, तो हम उन सबको फॉलो करके इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तो ये सारा पॉल्यूशन नेचर से खुद ब खुद नहीं आ गया है। इन सब के लिए कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो है हम ह्यूमन बींग्स। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वो चलाते कौन है? हम ह्यूमन बींग्स। तो ये जो लैंड पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस आज हम बता दें, गाजियाबाद दैट इज इन दिल्ली एनसीआर, तो वो वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट डंप एरियाज में आता है। और गाजियाबाद के डंप एरिया को आज क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट का उतना बजट भी नहीं है। बट हमने इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बड़ा डंप एरिया प्रिपेयर कैसे कर दिया? हमने स्टार्टिंग से मेजर्स क्यों नहीं लिए हैं, जो आज इंडिया का नेम इतना हाईलाइट हो रहा है कि इसके पास लार्जेस्ट डंप एरिया है, जिसको साफ करने के लिए भारत सरकार के पास बजट भी नहीं है। तो ये एक्टिविटीज, इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। वाटर पोल्यूशन, गंगा रिवर की क्लीन करने में हमने देखा कि हम कितने सालों से कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट अपन इंडिविजुअल लेवल पे कितना वर्क कर रहे हैं क्लीन गंगा के लिए। स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो हमें अपनी एक्टिविटीज को अभी से कंट्रोल करना होगा। जितना अभी तक की जो गलतियां हुई हैं पॉल्यूशन को, और अपने जो हम अपना बिहेवियर रखते हैं हो गया वाला, तो उसको स्टॉप करने का अभी भी टाइम है। और हमें वर्क करना होगा कि हम किस तरीके से चीजों को बेटर कर सके। ओजोन डिप्लेशन ये एक अलग सीरियस कॉज है। जैसे कि हमारे अर्थ सरफेस है, वैसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और सन बीइंग इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमें सूरज की किरणों से ही हमारी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं बेसिकली। और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सनलाइट हमें 12 के 12 महीने मिलती है, तो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज, मेजर पार्ट हमारा जो एग्रीकल्चर का है वो सनलाइट पे ही डिपेंडेंट है। अगर हमारी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो और ये प्लांट्स और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं हो, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा टफ टाइम आ जाएगा कि हम ऑक्सीजन को लिटरली परचेज करके ऑक्सीजन में रह पाएंगे। और जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लगातार कई सालों से बढ़ता आ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर होती है अर्थ सरफेस में, एटमॉस्फेयर में, जिससे कि हम डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सनलाइट अगर हमारे डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी तो उससे बहुत सारी स्किन कैंसर जैसे सीरियस डिसीजेस होने का खतरा है। तो इसीलिए ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करती है अर्थ सरफेस पे, जिससे कि डायरेक्ट उसकी हार्मफुल रेस से हम प्रोटेक्ट होते हैं। बट बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर की वजह से ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ी तो फिर हमें बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स को फेस करना पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज, क्या रीजन है कि लास्ट ईयर इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 50 सालों में। कंटिन्यूअसली हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, कभी भी कुछ भी होती है, किसानों की कितनी सारी फसल का लॉस हो जाता है सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से। तो इन सब का कॉज क्या है आखिर? तो ये सिर्फ डीप डाउन हमारे ही जो हम अपना अनअवेयर बिहेवियर शो करते हैं पॉल्यूशन को लेकर के, और हम जो सोचते हैं हो गया इतने से पॉल्यूशन से क्या होगा, तो वो छोटा छोटा छोटे स्केल पर एक वो ह्यूज मास बन करके उसका सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं, जब हम देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है और किसानों की बेमौसम बारिश से, ओलों की मार से उनकी फसल पूरी कंप्लीटली जो खराब हो जाती है। ऐसे कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक वाटर इन अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डोंट ब्रीथ
एयर इन डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस नहीं है कि उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है और उनके पास ऐसे प्योरीफायर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है कि वो एक साफ पानी पीना भी मतलब अफोर्ड कर सके, या उन्हें पता ही नहीं है साफ पानी क्या है। तो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पानी पीना खतरे की बात होती है क्योंकि उसमें इतने जर्म्स एंड बैक्टीरियाज होते हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएसए चाइना जैसी इकोनॉमी, वहाँ की हवा में जहर। और ये लिटरली हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि चाइना में लोग अगर घर के बाहर निकलते थे उन्हें कितने लोगों को शूट कर दिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, ताकि और क्योंकि वहां के एयर में भी वायरस इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया था। तो डेवलप्ड कंट्रीज नो मैटर इन द इकोनॉमिकल लेवल पे हमसे बहुत आगे हो सकते हैं, बट स्टिल अभी हमारी इंडिया की एयर इतनी पॉल्यूट नहीं हुई है कि हमें घर के बाहर निकलने के पहले ये सोचना पड़े कि हमें बिना मास्क के नहीं निकलना है। हम अपने घर में आज भी बिना एयर प्योरीफायर्स के रह पा रहे हैं। आज हमारी एयर इतनी भी पॉल्यूट नहीं हुई है, आज इतनी भी देर नहीं हुई है कि हम अपने अभी भी चीजों को बैलेंस पे ना ला सके। इंक्रीजिंग टेम्परेचर के सरकमस्टेंसेस ओजोन डिप्लीशन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं हमें क्लाइमेट चेंज में। तो हमें बहुत ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि ये पूरा जो टेम्परेचर का इंक्रीज दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि 2025 में टेम्परेचर कितना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ये चीज तो मैंने खुद ही पर्सनली इसको फील की है कि आज से 10 साल पहले जब मैं छोटी थी तो मैं लिटरली अपने दादा दादी के साथ छत पे सो पाती थी, और आज की जनरेशन को सिर्फ एक डिकेड का ही डिफरेंस है। आज हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम छत पे सोएं, क्योंकि आसपास इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि मॉस्किटोज का खतरा है। और टेम्परेचर बाहर का इतना फेवरेबल होता नहीं है कि हम बाहर सोने का सोचें। आज कंप्लीटली हम डिपेंडेंट हैं कि हम बिना एसी के हमें नींद नहीं आ सकती है। और बड़ी बड़ी सिटीज में दिल्ली जैसे, वहां पे तो बिना एयर प्योरीफायर्स के रहना भी एक बहुत ही खतरे का काम है, जहाँ पे कुछ बुजुर्ग हो घर में, या तो कोई अस्थमा जैसे पेशेंट्स हो, तो उनके लिए बिना एयर प्योरीफायर के रहना टियर 1 सिटीज में वो भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सी लेवल चेंजेस, एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने पढ़ा कि जो मुंबई है वो सी से कनेक्टेड है। तो 0.20 मीटर की स्प्रेड जो अपने सी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे कि पूरा अर्थ सरफेस है 75% से ज्यादा वाटर से कवर्ड है, लेस देन 25% में लैंड एरिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं। बट बढ़ते टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सारे आइस के फॉर्म में माउंटेन्स में जो भी वाटर स्टोर कर रखा है, तो वो ग्लेशियर्स और सी धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और अगर कंटिन्यूअसली अभी हम ऐसे ये नंबर शॉर्ट लग रहा है, बट हम देखा है तो 50 100 150 सालों के बाद अगर ऐसे ही सी लेवल हर साल बढ़ता रहा तो वो टाइम दूर नहीं होगा कि जब लैंड एरिया हमारे पास बहुत कम हो जाएगा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और वो टाइम दूर नहीं होगा कि जब पूरे पानी से पूरा ये अपना लैंड एरिया तबाह हो जाएगा। और सीरियसली अभी हमें इतना जेन्यून और इतना सीरियस लगता नहीं है, बट अगर हम इमेजिन करें कि धीरे धीरे अगर ऐसे ही चीजें इंक्रीज हुई तो वो टाइम सच में दूर नहीं है जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ह्यूमन बींग्स ही हैं। बायोडायवर्सिटी लॉस, जैसे कि मैंने बताया कि हम गांव गांव घर घर बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन उससे हमारी बायोडायवर्सिटी में क्या लॉस हो रहा है उसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। कोई नेता आकर के कभी ये नहीं बोलेगा कि इसकी वजह से जो हम डेवलपमेंट आपको देंगे, पहली चीज तो वो डेवलपमेंट देने के नाम पर ही बेईमानी कर देते हैं। बट स्टिल अगर वो डेवलपमेंट देते भी हैं तो वो एक मेजर लेवल पे बायोडायवर्सिटी लॉस जो डेवलपमेंट की वजह से होता है उसकी वो कभी बात ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इतने लेवल पे एजुकेशन ही नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बर्ड्स और स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आज पहले आज से 5 साल 4 साल पहले की बात करूं तो इवन अभी भी अगर मैं अपने होम टाउन में शाहनगर में जाती हूँ तो मैं स्काई में अभी भी स्टार्स देख सकती हूँ, तारे दिखते हैं आसमान में। बट यहाँ इंदौर में मैं तारे देख ही नहीं पाती हूँ, 4 5 दिन होते हैं मैं कभी तारे दो चार चमकते हुए दिख जाते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ कि वो आज मुझे तारे देखने को मिले। और हम देखते हैं गांव में
आसमान में तारे दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, स्टिल यहाँ पर जब तारे नहीं दिख रहे हैं तो दिल्ली वगैरह का क्या हाल होगा। और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट नो डाउट बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, सब कुछ है, बट इतना पॉल्यूशन क्यों है कि हम अपने नेचर के रिसोर्सेज को ही नहीं देख पा रहे हैं, नेचर की ब्यूटी को नहीं देख पा रहे हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता है कि हाँ इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, छोटे बच्चों को भी पता है कि अब चीजें चेंज हो रही हैं और इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। लेकिन हम इन सबको अब ठीक करने की बात करेंगे। हमें पता है कि बहुत सारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, हमें इन सबको हटाना चाहिए, बट क्या एकदम से हटाना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम इनको एकदम से हटा सकती है? नहीं। एकदम से अगर कोई आए, बहुत सारे स्टाफ आ जाए और एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं? या जी बस या इन सब के लिए हमें इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस लाने हैं, हम सबको मिल करके एक एक पर्सन को अपने आप में लाइफ में चेंज लाने होंगे। हमें पर्यावरण नैतिकता को, नीतियों को फॉलो करना होगा, जिन्हें हम बोलते हैं एथिक्स। हमें अपने लाइफ में हर रोज की एक्टिविटी में कुछ एथिक्स को फॉलो करना होगा, तभी हम एक मेजर लेवल पे ग्रास रूट से लेकर के मास में, अब जब चेंजेस धीरे 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 जब हम चेंजेस लाएंगे पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम कुछ सालों के बाद देख सकेंगे ओ कितनी सारी चीजें वो चेंज हो चुकी हैं लाइफस्टाइल में। आज हमने जितना सारा प्लास्टिक अपने अपना हम देखें, अगर दिन का पूरी एक्टिविटी देखें, तो कितनी सारी चीजों में हमने प्लास्टिक यूज कर रखा है, और प्लास्टिक तो रिसाइकल भी नहीं होता है। तो हम खुद भी पॉल्यूट करते हैं। हम हर चीज में बोल नहीं सकते कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन हो रहा है, ये बड़े बड़े शहरों में से पॉल्यूशन हो रहा है। हम खुद अपने छोटे से स्तर पे देखें तो हम खुद इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं अपने रोज की एक्टिविटी में। इन सबको कम करके इन्वायरमेंट एथिक्स को हमें अपनाना है। अब इन्वायरमेंट एथिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम ऐसे ही जो अभी सिलसिला चल रहा है, चारों तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, पर कोई चेंज नहीं ला रहा है, तो चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी और बिना अपनी एक छोटे से स्तर पे चेंजेस जब तक नहीं लाए जाएंगे, चीजें ऐसे ही पॉल्यूट होती रहेंगी, हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। तो हमें खुद आगे बढ़ना है, चेंजेस लाने हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, क्योंकि अगर कोई कुएं में कूदेगा तो वो हम नहीं कर सकते हैं। हमें तो यहाँ खड़े रहना है, हमें अपनी आगे की लाइफ देखनी है, ग्रो करना है और अपने एनवायरनमेंट को, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यही हमारे गॉड हैं। डेली डिसीजंस में हम देखें, लेट्स स्टार्ट से कि सुबह से ही देखा जाए, हम सुबह उठते हैं, वी ब्रश आवर टीथ, तो टूथब्रश भी हम जो यूज करते हैं, आई डोंट थिंक कि हम में से अभी जितने भी लोग 400 लोग अभी इस मीटिंग में ज्वाइन है, तो 400 में से आई डोंट थिंक कि 40 लोग भी ऐसे होंगे कि जो प्लास्टिक का टूथब्रश यूज नहीं करते होंगे। तो वो भी हम एक सुबह उठने के साथ ही जो एक्टिविटीज भी हम पॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये डेली एक्टिविटीज को हमें चेंजेस लाने होंगे। प्लास्टिक टूथब्रश की जगह हम वुडन टूथब्रश यूज कर सकते हैं, और भी इतनी सारी बेसिक चीजें होती हैं जो हम प्लास्टिक की यूज कर सकते हैं, करते हैं, बट उनको अवॉइड करके हमें वुड की चीजें यूज कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि ऑर्गेनिक हैं, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो हमें डेली डिसीजंस में चेंजेस लाने हैं। छोटे छोटे डिसीजंस में जब चेंज लाएंगे, अगर आज 10 लोग यूज कर रहे हैं, तो सोचिए अगर मेजोरिटी में जितने भी लोग हैं वो सारे टूथब्रश ही अगर सिर्फ प्लास्टिक से हट करके इतने सारे लोगों के, जो लाखों लोगों के टूथब्रश इकट्ठे करेंगे, तो वो इतना ज्यादा प्लास्टिक होगा, वो रिसाइकल नहीं हो पाता है। और अगर हम वुडन की चीजों में यूज कर रहे हैं, जो चीजें ऑर्गेनिक है, अगर हम वो लार्ज स्केल में चेंज करें, तो वो हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाएंगे एनवायरमेंट में। अब बहुत सारे फिलोसफर्स ने, रिसर्चर्स ने बहुत सारी थ्योरीज दी है, जो कि हमें लगती हैं कि वो बहुत टफ टू अंडरस्टैंड है, कि ये बड़ी बड़ी थ्योरीज तो हम समझ ही नहीं सकते, हम तो इतने पढ़े नहीं है या कुछ भी है, टफ है ये थ्योरीज। बट नहीं, उनकी मीनिंग और उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है, बहुत छोटा सा होता है और बहुत ही क्लियर है कि हम सब समझ सकते हैं। नॉर्मेटिक एथिकल थ्योरी है जैसे कि, तो वो हमें क्या बताती है कि हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए। तो अब हमें पता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पर हम तब भी पॉल्यूट कर रहे हैं। नो,
हमें रुकना होगा और हमें सोचना होगा कि नहीं, अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे चीजें, इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, तो हमें क्या सिर्फ बातें करनी होंगी कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हमें कुछ अपने एक्ट भी करने होंगे। वो एक्ट आएंगे अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज से, जैसे कि टूथब्रश में चेंजेस लाना, प्लास्टिक बैग्स को यूज ना करना। हमें ये सारे एक्ट करने चाहिए। ये हमारी नॉर्मेटिक एथिकल थ्योरी है। अब कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी एक थ्योरी है। तो ये क्या बोलती है कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसका आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। और उसको, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपको पता होता है, आपके जो अंदर की आवाज होती है वो आपको बताती है कि ये आप सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो हम जो भी चीज करते हैं, एक तो वो राइट होना चाहिए, और दूसरी चीज उसमें से वैल्यू आनी चाहिए कि अगर हम अपने चेंजेस ला रहे हैं डेली लाइफ के डिसीजंस में, तो उसके कुछ चेंजेस एडिट कस होने काय चाहिए, फाटलं रे. उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम चेंजेस ला रहे हैं तो इससे कुछ वैल्यू एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट हो रही है। डिफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे और अपनी ग्रोथ के नाम पे, रोड्स बनाने हैं, ये सारी चीजों पे इंडस्ट्री लगाई जानी है। तो हम कितना बड़ा, हम 100 100 200 साल पुराने पेड़ों को झट से काट देते हैं और हम खुश होते हैं उस चीज को देख करके कि अरे वाह, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। पर हम ये नहीं सोचते हैं वो 200 सालों की जो चीजें थी, उससे कितना ज्यादा डिस्टरबेंस आया, वहां के पूरे स्पीसीज जो रहते थे। एक पेड़ में भी अगर हम काटते हैं तो उससे भी जो घोंसला होता है, तो उसमें भी तो घोंसले में जो रहते हैं उनकी भी तो लाइफ है। पर उसको हम सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ओके नाउ अब यहाँ पे इंडस्ट्री है, ये बड़ी सी बिल्डिंग है, ये सुंदर लग रही है, हमारे देश है डेवलप कर रहा है। तो ये सारी चीजों की जगह हमें ये भी देखना होगा कि इसके डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में। ऑयल डिप्लीशन, इंडिया मिनरल रिसोर्सेज में तो डेफिनेटली रिच है, कोल प्रोडक्शन यहाँ पे इतना ज्यादा है, और इवन पेट्रोलियम वगैरह के भी रिजर्व्स हैं। तो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं इतने सालों से कि पहले, आज से 10 साल पहले देखा जाए, 5 साल पहले की ही बात की जाए, तो हर घर में फोर व्हीलर्स इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी जितनी आज है, टू व्हीलर, एवरीथिंग। और अभी किसी को कहीं पे भी जाना है तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की बात ही नहीं करता। बहुत रेयर लोग जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, या तो जो बहुत ही एक्टिव है अपने एनवायरनमेंट को लेकर के, वाइज डिसीजन मेकर्स हैं, सिर्फ वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। वरना मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो, चलो हम फोर व्हीलर से जाते हैं, हमें यहाँ जाना है तो जल्दी से टाइम बचा लेंगे ये वो। पर उसमें रिसोर्सेज कितने वेस्ट हो रहे हैं, हमारे पर्सनल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों। तो ये चेंजेस लाने की जरूरत है हमें अपने डेली डिसीजन में। ओजोन, जो हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर कम होती जा रही है। हमें सोचना होगा कि अगर इस तरीके से टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, हर चीज बढ़ती रही तो हम क्या कंसिक्वेंसेस फेस करेंगे। फिर अभी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कल हम डिसीज की बात करेंगे कि हम ये वाले से, हमें ये स्किन डिसीज हो रही है, ये हो रहा है, हम इसके लिए काम कैसे करें। फिर हम कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे, डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट होंगे, रेदर देन, अगर हम ये फ्यूचर नहीं चाहते हैं तो हमें आज पे काम करना होगा। आज हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज होते हैं कि उनके कुछ लिमिट होती है। अब पर्सनल लेवल पे बात करें तो हमारे जो फोर व्हीलर्स होते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स, तो वो डायरेक्ट ब्लैक कार्बन, उनका काला धुआं निकलता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कितना ज्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, बट स्टिल हम उसको इग्नोर करते रहेंगे कि चलो हो गया। तो बट हमें पर्सनली उस पर चेंजेस लाने होंगे छोटे छोटे पे। अगर कि हमें पता है कि हमारी कोई भी व्हीकल है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है, तो हमें उस पर चेंजेस लाने होंगे, उसमें जो भी नेसेसरी चीजों को अपग्रेड कराना है हमें वो करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कॉस्ट कटिंग कर लें, जो चल रहा है चलने दो। रेदर देन अवेयर होना पड़ेगा कि नहीं, इससे ये हम पहुंचा रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट में, तो हमें चेंजेस लाने होंगे। मिनरल्स, पंजाब और हरियाणा, वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है बहुत सारे सालों, ओवर द डिकेड पंजाब और हरियाणा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहां पे इतने हार्मफुल पेस्टिसाइड्स इतने ज्यादा हाई अमाउंट में यूज किए जा रहे हैं कि जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो बहुत ही कम होती जा रही है। ओवर टाइम दूर नहीं है जब
आज से 1 डिकेड 2 डिकेड बाद पंजाब और हरियाणा का लैंड ऐसे बचेगा कि वहां की सॉइल की कंप्लीटली नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सारे मेजर्स हमें लाने हैं। प्रोडक्शन सिर्फ आज का देखेंगे तो कल फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अनएथिकल एक्टिविटीज, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी कचरा फेंक रहे हैं, हिमाचल वगैरह घूमने गए, तो वो वहां के हम नेचुरल ब्यूटी की वजह से जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो होती हैं, बट हम वहां पे भी तो पोल्यूशन ही छोड़कर आते हैं। अनएथिकल हो जाते हैं वहां जाकर के, ये नहीं सोचते हैं कि आज हम यहाँ की पर्यावरण की सुंदरता को देखने आए हैं, तो हम क्यों ना इसमें कुछ एड ऑन करके जाएं। हम ये सोच लेते हैं कि हटाओ, यहाँ पे हम घूमने आए हैं, घूमने घूम करके फटाफट घर पहुंचे अपना काम धंधा देके। बट नो, हमें हर जगह एज सुन एज अपने घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हमेशा अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और अपने पूरे इन्वायरमेंट को अपना पूरा घर समझना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि सुनामी, थंडरस्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक, सूखा पड़ जाना, काला जाना, ये सब हमारे ये एक्टिविटीज के डीप डाउन उनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब सूखा क्यों बढ़ रहा है? हम फॉरेस्टेशन को कम करते जा रहे हैं, पेड़ लगातार काट रहे हैं, तो सॉइल को वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से पानी का रुकाव बनेगा ही नहीं, जड़ें स्ट्रांग रहेंगी ही नहीं। तो सूखा पड़ना और वेदर में टेम्परेचर में चेंजेस आना तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया बहुत ही डेवलप कर रहा है, तो ना सिर्फ अभी आज के प्रेजेंट कंडीशन को देखा जाए इंडियन इकोनॉमी की, तो जितना ज्यादा हमने एयरवेज को डेवलप नहीं किया है, उससे बहुत ज्यादा हमारे वाटरवेज स्ट्रांग है और वाटरवे कनेक्शन हाई लेवल पे है। जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम एयरवेज के थ्रू नहीं करते हैं, वो वाटरवेज की तरह, मतलब जो समुद्र में हमारी बड़े बड़े शिप्स होते हैं, हम उनके थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रक्रिया को कैरी ऑन करते हैं। तो अ, हम ये तो मानते हैं कि चलो, अब हमने तो ये सोचा ही नहीं, हमें तो लगता है कि सिर्फ जो रोड पर ये वाहन चलते हैं इनसे पोल्यूशन बढ़ता है, बट रियलिटी ये है कि जो वाटर वेज में भी इतने बड़े बड़े शिप्स और कार्गोस चलते हैं, वो भी फ्यूल से चलते हैं और उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उनमें फ्यूल लीक होता है। अब फ्यूल लीक हो रहा है तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, वो तो पानी है, पानी में घुल मिल गया, इट्स ओके। बट उसमें भी तो पानी में कितनी सारी एक्वेटिक लाइफ होती है, फिश से लेकर के बड़े बड़े शार्क और व्हेल और क्रोकोडाइल्स वगैरह। तो उसमें भी एक्वेटिक एनिमल्स में भी एक्वेटिक लाइफ में बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और जो वर्ड्स पे हैं एक्सटिंक्ट होने के, क्यों? क्योंकि हमने पानी में भी पॉल्यूशन घोल रहे हैं, जो फ्यूल लीकेज हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम हर तरीके से, हर पॉसिबल वे में, एक्वेटिक लाइफ हो, लैंड वाले एनिमल्स की लाइफ हो, हम हर तरीके से एनवायरनमेंट को गलत तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। हमें चेंजेस लाने होंगे और हमें एथिक्स को फॉलो करना होगा। नाउ ये चेंजेस सिर्फ हम गवर्नमेंट से या तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी चेंजेस लाने हैं। एमसीएल ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, या मैं एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की है। हम फैक्ट्रीज बिल्ड करने की बात करते हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, पर ये एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नजर रखते हुए हम बायोफ्यूल भी बना रहे हैं, कोल भी बना रहे हैं, तो वो कितने ऑर्गेनिक वे में बना रहे हैं। नेपियर ग्रास के प्रोडक्शन से हमारा बायोफ्यूल बनेगा, कोल जो है बन रहा है। तो ये सारी चीजें एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, और हमें बहुत ही ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सके हैं जिसमें कि हम ना सिर्फ अपना पर्सनल लेवल पे अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ करेंगे इकोनॉमिक टर्म्स में, बट एज अ होल पूरे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करेंगे एंड सस्टेनेबल वे में डेवलप करेंगे।
आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम मेरे पीसी में कि मेरी स्लाइड्स आगे नहीं। ओके, नाउ हियर इट इज। तो कंजर्व वाटर, भले हमारा 75% से ज्यादा जो एरिया है वो वाटर रिसोर्सेज से कवर्ड है, बट स्टिल देर इज लेस देन 3% एंड 2% वाटर जो रिसोर्सेज हैं वो हम सिर्फ वही वाटर यूज कर सकते हैं अपने डेली एक्टिविटीज के लिए। तो मेजर वो जो वाटर का रिसोर्स है वो हमारे ह्यूमन रीच के बाहर है। तो हमें पानी को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है। नहीं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को टाइम नहीं लगेगा। जो आज 20 रुपए की बोतल मिलती है 1 लीटर की, उसके रेट 200 तक पहुंचेंगे आज से 1-2 डिकेड के बाद। वो कोई बहुत बड़ी इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो अगर हम ये सारी चीजें नहीं चाहते हैं तो आज ही हमें एनवायरमेंटल एथिक्स को फॉलो करना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस लाने होंगे। अब हम एथिकल कैसे हो सकते हैं? तो हमने जैसे कि पहले प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में बात करी कि अपने टूथब्रश को चेंज करना, प्लास्टिक की जगह उस पर वुडन चीजें यूज करना। हमारे किचन में इतनी सारी चीजें होती हैं, हमारी डेली लाइफ में इतनी सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं, हम उन सब में चेंजेस लाएंगे और हम एथिकल हो पाएंगे। और ये हम बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा जो नेचर को देंगे कि हम अपने एथिक्स को फॉलो करेंगे, नैतिकता को फॉलो करेंगे अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए, ना कि एक्सप्लॉइट करने के लिए। एमसीएल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट प्रॉमिस करती है इकोनॉमिकल टर्म्स में, बट वो ये भी प्रॉमिस करती है कि हम डेवलपमेंट एथिकल मीन्स से करेंगे। हम ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे पूरी प्रोसेसिंग को फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट लीस्ट वे में अफेक्ट होगा, बट रेदर कि हम उसको मोर मोर ऑफ इट हम उसको क्लीन करने में काम करेंगे। हम एग्रीकल्चर का कंप्लीट यूज लेंगे अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, हम रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करेंगे, हम एजुकेशन को, लिटरेसी को बढ़ाएंगे। और हम एनवायरनमेंट को तो पॉल्यूट कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम पूरे एक ऑर्गेनिक वे में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे हमारा इकोनॉमी होगी, एनवायरनमेंट होगा, वो सस्टेन कर पाएगा। और जो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा आज खत्म हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ डेवलपमेंट को कर रहे हैं, तो एमसीएल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करती है और हमारे रिसोर्सेज को कंप्लीट प्रॉपर यूटिलाइज करने की बात करती है। नाउ अगेन, एथिकल इश्यूज, एथिकल कैसे हो सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए? कि हमें ऐसी चीजों को यूज करना है जिनको हम रिसाइकल कर सकें। अब प्लास्टिक जो है हम उसे रिसाइकल ही नहीं कर सकते हैं, या तो उसकी इतनी ज्यादा टफेस्ट प्रोसेस होती है, तो वो मोस्टली कंपनीज नहीं करती हैं। हमें 3R को फॉलो करना होगा कि प्लास्टिक को रिड्यूस करना है और ऐसी चीजें यूज करनी है जिनको हम रीयूज कर सके और रिसाइकल कर सके। ये इसी तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स डेली लाइफ के, जैसे कि बल्ब। तो जैसे हम अगर सीएफएल बल्ब यूज करते हैं तो वो नो डाउट कॉस्ट में तो महंगे आते हैं, बट अगेन वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और वो उनका जो लाइफ देखा जाए, लाइफ स्पेन, वो बाकी की वजह बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव होती है कि वो बहुत टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को लीस्ट मिनिमम अफेक्ट करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में हमें चेंजेस लाने होंगे। एजुकेट, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, एथिक्स क्या होते हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज बचा के रखने हैं, तो अगर हमें ये सारी चीजों की अवेयरनेस नहीं होगी तो हम कैसे एथिकल बनेंगे, हम कैसे काम करेंगे फ्यूचर के लिए? आज हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, बट स्टिल ऐसी चीजें हैं कि रिसोर्स इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होता जा रहा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। बट स्टिल आज एमसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे फाउंडर्स आगे आए, उन्होंने कंटिन्यूअसली काम किया इस चीज पे, तो आज वो इस कंक्लूजन में है कि हमें कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, और फिर आगे डेवलपमेंट इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना करके एक ग्लोबल लेवल पे कैसे स्टैंड करना है और इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो एजुकेशन इज द की। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। अवेयर करो, लोगों को एजुकेट करो। स्टॉप वाइजली, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं जिनके क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करती है। हम बाजार कुछ लेने जाते हैं और जो लेने जाते हैं पता चले वो छोड़ करके 2-4 चीजें एक्स्ट्रा में लेकर के आ जाए।
तो ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की पुश स्ट्रेटेजी करते हैं कि वो इस तरीके से हमारे साइकोलॉजी के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम करते हैं कि हम अट्रैक्ट होते हैं और रॉन्ग जो अनवांटेड चीजें होती हैं हम वो ले आते हैं। बट इससे क्या होता है कि हमारे ही रिसोर्सेज हम वेस्ट कर रहे हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले तो एजुकेट और अवेयर होना है कि कंपनीज कर क्या रही हैं। फिर उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि हमें वाइसली ही चीजें यूज करनी है, जिनकी जरूरत है सिर्फ हमें वो लेना है, अनवांटेड चीजों को इंक्रीज नहीं करना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की तरफ जाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंगलोर में अभी कुछ टाइम पहले ही 30 घंटे के लिए ट्रैफिक था। तो कैन हम बिलीव कर सकते हैं, हम 30 घंटे में आज हम फ्लाइट पकड़कर अमेरिका पहुंच सकते हैं, लेस देन 30 घंटों में। तो और बैंगलोर जैसे एक पर्टिकुलर एक सिटी है, वो छोटी बड़ी सिटी है, बट एज अ कंपेयर करें कि आज हम यहाँ इंदौर से अगर अमेरिका 30 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो बैंगलोर में ही एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचने के लिए लोगों को 30 घंटे लिटरली ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब लोगों के पास आज रिसोर्सेज है, मॉनेटरी रिसोर्सेज, तो वो सोचते हैं हम सब अपनी इंडिविजुअल कार से जाएं, अपने पर्सनल व्हीकल से जाएं। तो क्या जरूरत है, ऑफिस आवर्स तो सेम होते हैं। मेट्रो और जो सिटी बसेस होती हैं हमें उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ हम अपने रिसोर्सेज बचाएंगे बट इन्वायरमेंट को भी फ्यूल कम लगेगा। और ये सारी चीजों में एज अ होल बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लांट अ ट्री, हमारी सबकी लाइफ स्पेन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 70 साल करीब तो होती है। तो इन 70 सालों में एटलीस्ट हम सबको, पर्सनल इंडिविजुअल को, कम से कम अपनी पूरी लाइफ में ऐसा तो करना चाहिए कि 10 बड़े बड़े, जब हम सब जाने की कंडीशन में आ जाए, तो हम एटलीस्ट 10-12 पेड़ तो लगा करके जाना चाहिए, तो वो रह जाएंगे हमारे बाद भी, और वो इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ करके जाएंगे। तो हमें इंडिविजुअल हर घर पे छोटा सा जिसका भी है गार्डन लगाना चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि ये सारे एथिक्स हैं, ये सब एक नेचर के लिए हम गिफ्ट कर रहे हैं। नेचर से हमें ऑलरेडी कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, ऑक्सीजन जो पैसों में मिलती है, जब टाइम वैसा होता है जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, और अभी हम सब इतनी बात के दौरान सब कुछ के टाइम पे इतनी सारी ऑक्सीजन नेचर से हम उधार ले रहे हैं, तो रिटर्न में नेचर को कुछ तो दे ही सकते हैं। तो हमें मोर फॉरेस्टेशन के लिए अपने आप को पुश करना होगा। तो पैसों की लालच में और बस आगे लालच में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है, तो मदर अर्थ भी उसका रिजल्ट देता है। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि क्या आउटकम्स थे, सब कुछ होने के बावजूद हम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हमें सिर्फ रिसोर्सेज को इतना यूज करना है कि हम लाइफ को सस्टेन करें और डेवलप कर सकें, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना है। और इतने सारे एथिक्स को अगर हम छोटे छोटे एथिक्स से ही स्टार्ट करेंगे तो हम एज अ होल चेंजेस ला सकेंगे। और चेंजेस लाना नहीं लाना हमारे पास आज के टाइम पे सिचुएशन है ये, कि चेंजेस या तो लाने होंगे या तो बर्बाद होना होगा। तो हमें ये कंसिडर करके चलना है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, दैट इज मदर अर्थ। अर्थ के अलावा कोई दूसरे प्लेनेट में अभी तक लाइफ नहीं है, और हम होगी भी तो हम जा नहीं सकते हैं। तो देर इज नो प्लेनेट बी, देर इज ओनली वन अर्थ एंड वन लाइफ। तो हम इसमें एथिकल रहें और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इसी में हम सबकी भलाई है। एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हमें अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा एथिकल होना होगा, चेंजेस लाने होंगे, ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम ऑलरेडी एक स्टेप अहेड है बाकी सबसे, क्योंकि हम एमसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं जहाँ सस्टेनेबिलिटी की तरफ वर्क करते हैं, इन्वायरमेंट और इको फ्रेंडली वे में प्रोडक्शन करते हैं हम। तो हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक स्टेप आगे हैं, हम ऑलरेडी इनफ अच्छा कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें एथिकल होना होगा।
और इन्वायरमेंटल एथिक्स को फॉलो करना होगा, पर्यावरण नीति को फॉलो करना होगा, जिससे कि हम अपने लेवल पर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें और अपने मदर अर्थ को रिटर्न में कुछ गिफ्ट दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।